नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज खुले में बैठा हूँ और बात करूँगा किस्सा किताबों का, यानी किताबों की बातें करेंगे। मेरे पास 3 किताबें हैं। 2 किताबें, एक किताब के 2 वॉल्यूम हैं। ये दास्तान हिमालय भाग 1 और दास्तान हिमालय भाग 2। और ये दोनों किताबें लिखी हुई हैं शेखर पाठक की। शेखर पाठक जो हिमालय के पर्यायवाची हो चुके हैं। इतना काम उन्होंने हिमालय पर किया है और पहाड़ों पर किया है। और इसके साथ एक दूसरी किताब मेरे हाथ में है। इस किताब का नाम है मेरा ओलिया गाँव। ये हिंदी के मशहूर कथाकार साहित्यकार शेखर जोशी की किताब है। और संयोग की बात है कि दोनों किताबें एक साथ मेरे पास आई हैं। ये सेट 2 किताबों का यानी दास्तान हिमालय आया है वाणी प्रकाशन से, और मेरा ओलिया गाँव ये नवारुण प्रकाशन है गाज़ियाबाद में, जो संजय चलाते हैं। और उन्होंने तमाम अच्छी किताबें प्रकाशित की हैं हाल के दिनों में। वहाँ से मेरा ओलिया गाँव आई है। तो पहले मैं आपको मेरा ओलिया गाँव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और उसके बाद बात करेंगे दास्तान हिमालय की। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना याद रखिए। आपको ये बातचीत पसंद आती है तो इसे अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करना और इसे लाइक करना भी न भूलें। आप किसी किताब के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपको किताब पसंद है, उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस किताब को ख़ुद भी पढूं, किसी और की उस पर राय हो तो वो भी ढूंढकर आपके लिए पेश करूँ। तो मेरा ओलिया गाँव। ओलिया गाँव एक गाँव है, जाहिर है जैसा इसके नाम से साफ़ होता है। और ये शेखर जोशी का अपना गाँव है। ये उन्होंने अपने बचपन की कहानियाँ इसमें बहुत सारी लिखी हैं। और इसको पढ़ के आपको लगता है जैसे मैंने पहाड़ के गांव में बहुत वक्त नहीं बिताया। मुझे बहुत कुरेदने पे याद आता है कि किसी एक गांव में एक रात शायद मैंने बिताई है, लेकिन उस गांव की मुझे कोई ख़ास ऐसी याद नहीं है जिससे गांव का जीवन पता चले। लेकिन यहाँ इस किताब को पढ़कर आपको कुमाऊँ की बहुत सारी कहानी पता चलती है, कुमाऊँ में रहने वाले लोगों के बारे में पता चलता है, और उस गांव की बचपन की यादें, जिसमें जो शेखर जोशी जी हैं, इनका पूरा नाम बचपन में चंद्रशेखर जोशी रखा गया था। अक्सर जिनके नाम चंद्रशेखर, शशांक शेखर होते हैं वो बाद में शेखर होकर रह जाते हैं। उसी तरह ये शेखर हो गए, लेकिन बचपन में इन्हें चंद्रशेखर के चंद्र से चना कहा जाता था। तो इसमें उस बालक चना की बहुत सारी यादें हैं, कहानियाँ हैं। और इसे पढ़कर आप एक तरह से उस गांव में पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और पहाड़ के गांव को अगर आप देखना, सुनना, जानना चाहते हैं तो मेरा ख़्याल है ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी किताब है। और अगर आप जानते हैं, यानी आप उत्तराखंड के या कुमाऊँ इलाके को जानते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर तो ये आपको बहुत गहराई में उतारती है। बहुत ही उस तरीके की बातें इसके अंदर हैं जो हमने, यानी पहाड़ के रहने वाले लोगों ने जो पहाड़ से जुड़े हुए नहीं हैं उस तरह गहराई से, उन्होंने शायद जानी सुनी नहीं है। कहीं कभी कभार कहीं भूले भटके कोई संदर्भ आता है और फिर समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाई जा रही हैं। और ये समझाई जा रही हैं इसलिए नहीं कि वो आपको समझाने का इरादा रखते हैं, वो याद कर रहे हैं अपनी बातें। और उस यादों के सफ़र में जब आपको अपने साथ ले चलते हैं, आप इस किताब को पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि आप भी शेखर जोशी के साथ उनके गांव में धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जिस तरह के सवालों से वो जूझते रहे, वो सवाल आपके सामने भी खड़े होते हैं। और जो मज़ा उनको आया वो मज़ा आपको आता है। लेकिन एक ज़रूर गहरी तकलीफ़ जो इस तरह के बहुत सारे लोगों के मन में है, वो आपको इसमें अंत में आती है जब ये आखिरी अध्याय है इस किताब का, अलविदा ओलिया गाँव। और इससे पहले अध्याय में शेखर जी ने बताया है कि कैसे, कहाँ से चले हुए, किसके वंशज
उस गांव में जाकर बसे थे। पंडित सुधानिधि चौबे के ओलिया गांव शाखा के वंशज हैं हम। और आखिरी जो अध्याय है उसकी शुरुआत आपको सुना देता हूं मैं। पंडित सुधानिधि चौबे के ओलिया गांव शाखा के हम वंशज आज देश के पहाड़ी और मैदान के विभिन्न नगरों में ही नहीं, म्यांमार, पेरिस, इंग्लैंड और अमेरिका के विभिन्न राज्यों में जा बसे हैं। हम अपनी पितृभूमि के वैभवशाली दिनों के साक्षी रहने पर गर्व कर सकते हैं। एक देहाती कहावत है कि जर जोरू और ज़मीन उसी के पास रह सकती है जिसके जांगर में दम हो। हमारे गांव में त्रिलोचन ताऊ जी और शिरोमणि ताऊ जी की ज़मीन को कमाने के लिए धुरफाट से विस्थापित होकर आए प्रेम सिंह का परिवार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। असाधारण रूप से लंबे और झुककर चलने वाले प्रेम सिंह, उनकी सुगठित देह वाली कर्मठ पधानी, पधानी पहाड़ में महिलाओं को कहते हैं जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, और सुदर्शन युवा भतीजा लछम सिंह, लक्ष्मण को अपभ्रंश करके लछम सिंह बना दिया जाता है, अपने ढोरों के साथ आकर एक ग्वाड़ में, छप्पर में बस गए थे। प्रेम सिंह ऊपर ऊपर का काम देखते, पधानी और लछम सिंह खेतों में जुटे रहते। उनकी मेहनत मशक्क़त से त्रिलोचन ताऊ जी के खेत तो सोना उगलने लगे और साथ ही इनका परिवार भी फलता फूलता रहा। आज गांव के सामने नानखोली की पहाड़ी में इस परिवार के 2 पक्के मकान हैं। कुछ लड़के मैदानी शहरों में नौकरी कर रहे हैं। भविष्य में ये लोग ओलिया गांव के नागरिक कहलाएंगे। और इसके साथ अंत में वो जाते हैं कि हमारे घर में हमारे आसामी मोती सिंह का परिवार रहता। आसामी अर्थात वो व्यक्ति है जो आपके खेतों को अब जोतता बोता है, और वो जैसे यहाँ प्लेन्स में कहते हैं अधिया पे दिया हुआ है, बटाई पे दिया हुआ है, तो वो जो इंसान वो काम कर रहा है उसको आसामी कहते हैं। तो हमारे आसामी मोती सिंह का परिवार रहता है। अपने घर में भी ओढ़ने बिछाने की संतोषजनक सुविधा नहीं रह पाती, इसलिए अनासक्ति आश्रम कौसानी में डेरा जमाने की सुविधा रहती है। कौसानी से सुबह की बस पकड़कर रनबन तक आकर पैदल गांव पहुंचे। दिन भर गांव में घूमकर तीसरे पहर लौट रहे थे तो बुढ़िया मोती सिंह की पधानी कहने लगी, लालजू 2-4 दिन घर पर रहते, अपने नौल का पानी पीते, आज ही क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा, जल्दी आऊँगा, 2-4 दिन नहीं, 4-6 महीने यहाँ रहकर काम करूँगा। मेरा उत्तर सुनकर पधानी घबरा गई। वो बोली, भली हम कहाँ जाएं? हमारा खाकर गांव वाला घर तो खंडहर हो चुका है ना। उसको ये डर हुआ कि अगर ये आकर यहाँ रहने लगेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। तो वो घबरा गई। उसने कहा, अब हम कहाँ जाएं? तो मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अब यही उनका खाकर है। शेखर जी कहते हैं, हम उनके कृतज्ञ हैं कि हमारे मन प्राणों में बसे इस घर और पेड़ पौधों को उन्होंने अभी तक सुरक्षित रखा है। और इसके साथ जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोगों को, तमाम लोगों को, न सिर्फ पहाड़ के बल्कि यहाँ मैदानी इलाकों में भी अपने गाँव से निकलकर दूर दूर जाकर बसे लोगों के मन में ये भाव आता है कि हमारा अपने गांव के साथ रिश्ता ख़त्म हो रहा है। वो रिश्ता क्या किसी तरह जुड़ा रह सकता है? तो जो परिवार वहाँ रहता है वो आपका रिश्ता उनके साथ जोड़ के रखता है। ये एहसान मानना, इसकी कृतज्ञता भी प्रकट करना इस किताब में अंत में होता है। तो मेरा ओलिया गांव, शेखर जोशी की किताब 190 रुपये की है। नवारुण प्रकाशन से आप मंगवा सकते हैं सीधे। उसका डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और अब वो कथा जो हिमालय की कहानी है, दास्तान हिमालय, और जो हिमालय जैसी ही कथा है। हिमालय पर हिमालय जैसा काम किया है शेखर पाठक ने। अशोक वाजपेयी ने इस किताब की जो प्रस्तावना लिखी है, मशहूर साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने, वो लिखते हैं, हिंदी में हिमालय गाथा कई लेखकों ने लिखी है, पर शेखर पाठक ने जो दास्तान लिखी है वो अपने वितान में अनोखी है। उसमें हिमालय को लेकर पौराणिक ऐतिहासिक स्मृतियों, उसके अंचल में सक्रिय सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों, उसके पर्यावरण को लगातार बढ़ रहे खतरों को लेकर विश्लेषण और चेतावनियों, उसके क्षेत्र में मुखर सचेष्ट व्यक्तियों, अपने निजी निपट स्थानीय अनुभवों, यायावर प्रसंगों को जतन, कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता से गूंथा गया है। हिमालय एक अर्थ में असीम और अदम्य है, पर शेखर पाठक ने उसकी रंगतों, विस्मयों, भयों को
बहुत रोचक ढंग से शब्दबद्ध किया है। हिंदी में ऐसी विरल सामग्री को एकत्र कर हिमालय को एक बार फिर हिंदी चेतना का हिस्सा बनाने के इस बहुपक्षी प्रयत्न को रज़ा पुस्तकमाला के अंतर्गत प्रस्तुत करने में रज़ा फाउंडेशन प्रसन्नता अनुभव कर रहा है। ये एस.एच. रज़ा, सैयद हैदर रज़ा हमारे ज़माने के एक ज़बरदस्त अनोखे चित्रकार, और अगर आप आर्ट मार्केट का हिसाब रखते हैं तो आपको पता होगा कि रज़ा हमारे दौर के सबसे महंगे पेंटर हैं। उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो सबसे ऊंचे भाव पर नीलामियों में निकलती हैं भारत के पेंटर्स में। तो उन्होंने ये चिंता जाहिर की थी, उनकी एक फ़िक्र थी बड़ी, कि हिंदी में बहुत से विषयों पर अच्छी किताबों की कमी है, ख़ासकर कलाओं और विचार को लेकर। वो चाहते थे कि हमें कुछ पहल करनी चाहिए। 2016 में 94.5 साल की उम्र में उनकी मृत्यु के बाद, उनके देहांत के बाद, रज़ा फाउंडेशन ने उनकी इस इच्छा को पूरी करने का बीड़ा उठाया और हिंदी में कुछ नई तरह की किताबें प्रकाशित करने की पहल की है। तो ये रज़ा पुस्तकमाला के तौर पर है और इसमें तमाम किताबें हैं, और उसी सिलसिले में, उसी श्रृंखला में ये दास्तान-ए हिमालय प्रकाशित हुई है। इसके दोनों खंड हैं और वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। शेखर पाठक का जो परिचय इस किताब पे लिखा है, मैं उसको ही पढ़कर आपको सुनाता हूँ। कुमायूं विश्वविद्यालय में शिक्षक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला में और नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम में फेलो रहे शेखर पाठक हिमालयी इतिहास, संस्कृति, सामाजिक आंदोलनों, स्वतंत्रता संग्राम तथा हिमालयी अन्वेषण के इतिहास पर यादगार अध्ययनों के लिए जाने जाते हैं। कुली बेगार प्रथा, पंडित नैन सिंह रावत, जंगलात, चिपको आंदोलनों आदि पर आपकी किताबें विशेष चर्चित रही हैं। हिमालय में औपनिवेशिक घुसपैठ संबंधी आपका अध्ययन भी जल्दी ही किताब की शक्ल लेगा। शेखर पाठक ने हर दशक में आयोजित अस्कोट आराकोट अभियानों में हिस्सेदारी के साथ भारतीय हिमालय के सभी प्रांतों और नेपाल, भूटान तथा तिब्बत के अंतर्वर्ती क्षेत्रों की, यानी बहुत दुर्गम क्षेत्रों की दर्जनों अध्ययन यात्राएं की हैं। वो भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण और न्यू स्कूल के कैलाश पवित्र क्षेत्र अध्ययन से भी जुड़े रहे। तो शेखर पाठक की ये जो हिमालय पर किताब है, इसमें कुछ निबंध हैं, कुछ उनके व्याख्यान हैं, कुछ भाषण हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं इसको पढ़ते हुए कि ये हिमालय अपनी कथा आपको सुना रहा है, और इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन एक चीज़, जब कोई इंसान इस तरह का काम करता है और ख़ास तौर पर शेखर पाठक जैसा काम करते हैं, उसके साथ वो कितने लोगों को याद रखते हैं, ये बहुत बुरी तरह चौंकाने वाली, मतलब हैरान कर देने वाली बात है। मैं चमत्कृत हो गया जब मैंने इसमें नाम पढ़े हैं। और जो उन्होंने अपनी भूमिका इसमें लिखी है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, दुष्यंत कुमार की लाइन है। वो कह रहे हैं, ये नींद में थे कि किसी किताब की शक्ल लेने के ख्वाब में, कह नहीं सकता। मुझे अपने हर भाषण या लेख की तरह ये उबाऊ और बासी लगते रहते हैं, ये व्याख्यान और लेख जो इस किताब में संकलित हैं। इसलिए इनकी तरफ नज़र जानी कम हो गई थी। यूँ इनके कुछ प्रशंसक भी हैं, पर जिस हिमालय की हम संतान हैं, उसका आकर्षण उसके भौगोलिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक विस्तार में भटकने तथा उसे समझने की बेचैनी अभी कम नहीं हुई है। ये उसी के आकर्षण से निकली हुई रचनाएं हैं, अधूरी और अनमनी। मैं अभी हिमालय पर्वत की प्रकृति और इसके समाजों को समझने की लार्वा अवस्था से ज़रा सा आगे हूँ, अतः अधूरा और अनमनापन स्वाभाविक और क्षमा लायक समझा जाए। सच कहूँ तो यह दास्तान एक अधूरा मंगलाचरण भर है। ये कहते हैं ना कि बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। तो शेखर पाठक, मैंने जैसे आपको पहले कहा, हमारे जैसे लोगों के लिए तो उनके बारे में बात करना भी बहुत, मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। जितना काम उन्होंने किया है, और जो मैं पहले कह रहा हूँ, मैं कतई छोटा करके नहीं कह रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। शेखर पाठक का काम अपने आप में एक हिमालय जैसा काम है। इसके बावजूद वो अपने काम को कैसे देखते हैं, और उसके बाद जब उन्होंने इस किताब का समर्पण किया है, वो देखिए।
हिमालय को समझने की कोशिश में लगी और अपने समझे को हमें समझाती रही अनेक प्रतिभाएं। हिमालय पुत्र होने के लिए हिमालय में जन्मने की अनिवार्यता नहीं है। आपका मन और मस्तिष्क यहाँ बसता हो, आप यहाँ की प्रकृति और आदमी में दिलचस्पी लेते हो, इतना पर्याप्त है। इधर के सालों में हमारे बीच से चली गई हैं, ये प्रतिमाएं हमारे बीच से चली गई हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। उनसे हमने कुछ न कुछ सीखा था। इसके बाद कितने नाम हैं, वो नाम मुझे लग रहा है ज़्यादा हैं, लेकिन मन नहीं रोक पा रहा हूँ। देवीदत्त शर्मा, पूरनचंद्र जोशी, कृष्णनाथ, अगस्त गैंसर, कमलमणि दीक्षित, धर्मराज थापा, दयानंद अनंत, चारुचंद्र पांडे, मॉरिस हरजोग, बंशीधर जिज्ञासु, भूपेन हजारिका, नईमा खान उप्रेती आदि अपेक्षाकृत लंबा जीवन जिए और कुछ इत्मीनान से गए। हालांकि उनकी इस दुनिया पर उपस्थिति हम सबको ताकत देती रहती। हर गुरुड़, बी.डी. शर्मा, हर गुरुंग है, हर गुरुंग, बी.डी. शर्मा, रवि स्वरूप धवन, केदार सिंह कुंजवाल, भानुराम सुकोटी, राम सिंह, प्रेम मटियानी, वीरेन डंगवाल, चंद्र सिंह राही, बनवारीलाल शर्मा, वीरेंद्र कुमार, त्रिलोक सिंह पपोला, रघुनंदन सिंह टोलिया, अनुपम मिश्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रतन रायपा, पुष्किन फर्त्याल, राजेंद्र धसमाना, टॉम ऑल्टर, शेर सिंह पांगती, बी मोहन नेगी, कबूतरी देवी, ललित कोठियाल तथा शमशेर बिष्ट बहुत सारे काम अधूरे छोड़कर अधबीच में ही चले गए। हेम पांडे, भवानी शंकर या पप्पू कार्की की तो उम्र ही क्या थी, ये सभी अभी पूरे खिल ही नहीं पाए थे। हालांकि शेखर जी लिखते हैं इनमें से कुछ पूरे बुजुर्ग हो जाने के बावजूद अभी खिल नहीं पाए थे। टॉम ऑल्टर पंडित नैन सिंह पर नाटक करना चाहते थे। पहला शो मुंशियारी में और दूसरा मुंबई में। स्क्रिप्ट लिखने को कहते रहे। कमल जोशी और शमशेर बिष्ट हमें बहुत व्यथित करके गए। हमारे सपनों और कामों में बराबर शामिल इन मित्रों द्वारा रचे शून्य की भरपाई संभव नहीं है। तो ये है। इसके बाद एक बहुत लंबी लिस्ट है उन लोगों की जो अभी इस दुनिया में हैं, जो अपने काम में लगे हुए हैं, उनके बारे में, उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया है। तो ये हिमालय की कथा, और मैं इसलिए एक एक करके उन निबंधों में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो हर निबंध अपने आप में एक किताब होने लायक है, हर निबंध अपने आप में एक टिप्पणी के लायक है। लेकिन ये 2 अंक हैं, वाणी प्रकाशन ने इनका प्रकाशन किया है। आपको ये आसानी से अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे। मैं आपको एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि आप अगर हिमालय के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं और आप हिमालय के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, थोड़ी कीमत इनकी ज़्यादा ज़रूर है। जो पहला भाग है वो 595 रुपये का है, मैं दाम ही देख रहा था। दोनों भाग 595 रुपये का एक भाग है, आप लगभग 1200 रुपये का ये सेट मिलेगा। लेकिन इसमें लाखों की संपत्ति है और मैं तो कहूँगा अगर आप हिमालय को बहुत समझते हैं तब भी, और आप हिमालय को बिल्कुल नहीं समझते हैं और जानना चाहते हैं तब भी, शेखर पाठक का लिखा आपके लिए एक मस्ट रीड है। अंग्रेज़ी में और हिंदी में आप इसे पढ़े बिना रह नहीं सकते हैं। ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। किस्सा किताबों का में आज यही 3 किताबें। और कुछ आप पढ़ना चाहते हैं, किसी किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो लिखना मत भूलिएगा। और ये बात आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।